सभापति महोदय, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128 128वें संविधान संशोधन बिल पर और उसके समर्थन में अपने वक्तव्य को रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में निर्विघ्न ये महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल निर्विघ्न पास हुआ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहाँ भी ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई और वो धारणा यह बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे को, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment, it is a women-led development. यह भारत की सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के माध्यम से भी किया है। मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अगर हम देखें तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक
नारी का विशेष योगदान रहा है। और अगर हम हड़प्पन काल की भी बात करें तो वो जो कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल है, वह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी और कितना इंडिपेंडेंस था, यह भी उसमें से दर्शाता है। यह दीगर बात है कि कुछ हमारे, जब हम गुलामी के काल से गुजरे, मेडिवल पीरियड से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर के महिलाओं का जरूर कुछ जो उत्थान का स्थान था उसमें कमी आई, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा ऊर्जा का स्थान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया, शक्ति के रूप में देखा गया। और हमारे यहां शब्दावली भी वैसी है, गौरी शंकर, गिरजा शंकर, भवानी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। अब हमको दुनिया समझाए लेडीज फर्स्ट, ये हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं तो और क्या है, हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। और वैदिक काल में भी विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो अगर जब शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य जी के साथ जब मंडन मिश्र जी का हुआ, तो आप जानते हैं उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्रा जी की पत्नी उभय भारती थी, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया और कहा गया कि राजा अगर न्याय प्रेमी है तो रानी भी न्याय प्रेमी होनी चाहिए, इतनी दूर की सोच रखी गई थी, यह भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से 4th सेंचुरी में, 4वीं सेंचुरी में प्रभावती गुप्त जो इंडियन हिस्ट्री में प्रथम राज्य इन्होंने किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई जो मराठा रानी के रूप में जानी गई, उनका जो गाइडेंस थी, उनका जो डायरेक्शन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी को हम सब लोग जानते हैं अध्यात्म की दुनिया में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण किया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व तो हम भूल नहीं सकते। और यहाँ हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पोर्चुगीज के खिलाफ अगर कर्नाटक के महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी एक अपने आप में गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शती जो है वो महिलाओं की शती है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो,
चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान रखना। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वांट टू बी नॉमिनेटेड, वी वांट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा हम लोगों ने उनको एक विशेष स्थान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहां पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड और वो इलेक्ट होकर के आई हैं। यह भी हमको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं तो यह उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें। और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बनकर के बीजेपी ग्रुप का नेता बना था। उस समय पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ था विमेन का। और जब हम समाज में घूमते थे तो पता नहीं पुरुष प्रधान समाज क्या क्या बातें करता था। ये कुछ नहीं कर सकेंगी, ये तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये क्या जाने। इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली थी। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब यह बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर विमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके, मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो रिसर्च की दृष्टि से अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केर्सिटी में काम करने में
और वाटर स्कैर्सिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है इस तरीके की रिसर्च में। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा। इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उसमें आज लगभग 14 लाख से ज़्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया, सब लोगों के योगदान से हुआ। और एक लंबी जर्नी, अब जब लंबी जर्नी उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, माननीय नड्डा जी, जब चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है, मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है जी, एंड दैट यू कैन सी ऑल अराउंड। यस। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता है। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के
दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे Honorable leader of the opposition wants to intervene for a minute. Please, sir. खड़गे जी, please. क्या बोलना है इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? Mr. Nadda. तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक सेकंड। मैं यहाँ Honorable members, one second. सभापति जी, Honorable members, 1 second, please. सभापति जी, Honorable members, सभापति जी, 1 second, sir. We are the upper house. We are the House of Elders. If there is a reflection that there is a legal working mechanism, a constitutional process, then rather than play the other way around, we have to look into the real legality of it. And he is focusing on legality of it. Please go ahead, sir. सभापति जी, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का है। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है, अब नो आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो सर, प्लीज खड़गे जी, नो प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग, तो मैं ये बोल रहा हूं, he is not yielding. I gave you time when he yielded. He is not yielding. Please continue. मैं बोल रहा था कि nothing will go on record except what Mr. Nadda. Nothing will go on record. वेणुगोपाल बैठ जाओ यार। No, he is not yielding. No. ऐसा है, खड़गे जी, मैंने फिर कहा, मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं, और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी, इन एवरी कमिटी 33% विमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। और हम सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मैडम सुषमा स्वराज,
फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी, और फर्स्ट विमेन मेंबर इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी फर्स्ट विमेन बनी। यानी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, यह बात हमारे सामने में आती है। वो तो मैंने आपको मैंने पहले ही बोल दिया, मैं नहीं बोला। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ऐसा है, कुछ लोग आत्मस्तुति में इतने ज्यादा रहते हैं कि अपना छोड़ करके कुछ और सुनना चाहते ही नहीं है। मैंने खुद बोला, ये क्या बोलेंगे, मैंने खुद बोला कि दिस कंट्री हैज सीन प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर बिफोर मेनी कंट्रीज। हमने कहा, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के लाल किले के प्राचीर से, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, ही हैड सेड दैट हम स्वच्छता अभियान, दीपेंद्र बैठ जाओ, No disturbance. Please sit down. बेटी बचाओ बेटी This is पढ़ाओ। not the way to conduct in the house. You are a senior member. Please sit down. No, I will not bear this. बेटी बचाओ Don't बेटी go in that पढ़ाओ direction. और Have some स्वच्छता अभियान, positivity. Please sit down. Sorry. इसके बारे में, Don't force my hands. इसके बारे में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, जब कहा तो उस समय राजनीतिक लोगों ने कहा था ये बड़ा गैर राजनीतिक की क्या सस्ता की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता करते हैं, लेकिन हम लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ लेवल हम 19 पॉइंट बढ़ करके आगे आए हैं, 19 पॉइंट्स हम आगे बढ़े। उसी तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 18%, 18% बढ़ गया है। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम देश में सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का, आउट ऑफ 1000 मेल, फीमेल्स आर 1020, फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ गया। ये आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबको उसका क्या फायदा मिला है। जहां तक स्वच्छ भारत का सवाल है, 11 साढ़े 11 करोड़ इज्जत घर बनाना, मैं यहां बोलना चाहता हूं 50 साल से ज्यादा आप राज किया आपने। हम लोग भी जब नेशनल हाईवे पर जाया करते थे तो झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए हाईवे से गुजरती हुई हम देखते थे। हम देखते थे कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी, क्योंकि उनको अपना दैनिक नित्य कर्म उससे पहले करना होता था। क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी? 12 करोड़। कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था कि ये कैसी समस्या है। समझते भी कैसे? अगर सिल्वर स्पून से के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द, वो समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या होता और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है। 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ती हैं। किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स होते थे, वो सब हम सबको मालूम है। उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया
और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है, महिलाओं को भी। एलपीजी गैस कनेक्शन, मैं हिमाचल के गांव से आता हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को मेरे को कितना देखा होगा, लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, सुबेरे उस लकड़ी को जलाती थी। और लकड़ी, कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से, उसका अंदाजा लेना चाहिए। आंखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें। आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण, और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहनें जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया, और उसके माध्यम से उनको आज वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती हैं, घर को संभालती हैं, और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहनें 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घेला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी। नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। यह परिस्थिति हमने देखी है। आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं, जो आकाएं लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन ईरान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इराक, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से धरती से चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति, महिलाओं को जोड़ने का और उसकी बात को कहा गया है। मैं इसके साथ साथ यह भी बोलना चाहूंगा, टाइम में से बोल रहे हैं। मैं यहां यह भी बोलना चाहूंगा कि ये सारी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसी में आज एक नई कड़ी जुड़ रही है, और वो है महिला शक्ति वंदन का विधेयक को पास करना। मैं सभी से तो अपील करूंगा ही, लेकिन इसके पहले कुछ और विषय भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक चर्चा आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिंता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं, और वक्तव्य चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि 70 सेक्रेटरी में 3 ही शायद ओबीसी। अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की,
कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी? किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा? ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाहूंगा, इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके भोला नहीं जाता है। सर, पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो, पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है सर। हाँ, ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस और भैया, मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस। दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री, और हमारे एमपीज। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। That first Prime Minister has been given by NDA OBC, that is Narendra Modi, by NDA. Never Congress has given. मैं OBC, मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। आउट ऑफ 1358 एमएलएस वी हैव 27% ओबीसी, एंड आई रिपीट दैट अमंग द एमएलसीज
163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने MP हैं उससे ज्यादा तो हमारे OBC MP हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये और देखिए हाँ हाँ है? मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप OBC की बात करें, आप OBC की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार OBC को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा, ये इस तरह की बातचीत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, सबकी सद्बुद्धि आए, सब लोग मिलकर के चलें, नारी सशक्तिकरण में अपने आप को जोड़ करके चलें और इस काम में अपना योगदान करें। और हम OBC समर्थक होते हुए समाज को, सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मैं समर्थन करता हूं और सबसे समर्थन करता हूं।